इस क्लासेस के एक न्यू वीडियो में साथियों टीआरई 4 का बहुत ही जल्दी यहाँ पे बहाली आने वाला है। उसी को देखते हुए ये वीडियो हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं ताकि कुछ आप लोगों को मदद मिल सके। इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी बिहार में 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें अगर के देखिएगा तो हम जो देखेंगे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एज रिलैक्सेशन क्या होता है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये सब कुछ जो हम डिफाइन करेंगे, जो बताएंगे। इससे पहले जो परीक्षा हो चुका है टीआरई 3, इसके बेस पे हम बताएंगे। अगर कि इसमें कुछ चेंजेज होता है टीआरई 4 के अंतर्गत में तो उसके लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाकर हम आप लोगों के लिए बता देंगे, ठीक है। इसमें अगर के देखिएगा तो हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम एग्जाम पैटर्न आपको बताने वाले हैं, फिर सिलेबस कैसे रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो का पार्ट है कि टीआरई 3 के अंतर्गत में किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना सवाल पूछा गया था, ये सब कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका जो भी डाउट हो यहाँ पे क्लियर हो पाए। कुछ भी डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। सबसे पहले इसका हम शैक्षणिक योग्यता के ऊपर में अगर के आते हैं तो शैक्षणिक योग्यता क्या है। सबसे पहले अगर के आपको 1 to 5 में शिक्षक बनना है बिहार में तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए चाहिए होता है। उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है भाई, तो यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग देखिए। सबसे पहले आपको 12th करना होगा। 12th करने के बाद या तो 12th कर लीजिए या ग्रेजुएशन कर लीजिए या दोनों कर लीजिए। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको 2 वर्षीय टीचर ट्रेनिंग करना होता है, यानी कि डीएलएड कर सकते हैं या बीटीसी कर सकते हैं, जो भी जिस भी नाम से ये जाना जाता है। पहले इसमें याद रखिएगा जो बीएड कैंडिडेट होते थे वो भी एलिजिबल होते थे, लेकिन अब इसमें बीएड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा। और तीसरा जो एक और इम्पोर्टेंट चाहिए, इसमें सीटेट पेपर 1 आपको पास होना चाहिए, या तो बीटेट पेपर 1। बीटेट तो सरकार बहुत दिन से नहीं कराई है, इसीलिए आपके लिए ये एलिजिबल नहीं होता है। आपको सीटेट पेपर 1 यहाँ पे पास करना जरूरी होता है। अगर कि हम एज के ऊपर में बात करें तो एज रिलैक्सेशन इसमें अब मिलता है या नहीं मिलता है, वो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब टीआरई 4 का आएगा उसी समय पता चलेगा। लेकिन अमूमन जो होता है वो होता है जनरल कैंडिडेट के लिए 18 साल। वही अगर के मैक्सिमम एज देखिएगा तो इनके लिए जो होता है 37 साल होता है। वही जनरल फीमेल के लिए बीसी या ईबीसी के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 40 साल होता है। और एससी एसटी के लिए मैक्सिमम 42 साल होता है। केवल मैक्सिमम में चेंज होता है, बाकी जो लोअर एज होता है वही सेम टू सेम होता है। पीआरटी के लिए 18 साल होता है। वही अगर टीजीटी या पीजीटी के लिए जाइएगा तो ये एज चेंज हो जाता है मिनिमम का, आप लोग याद रखिएगा। इसमें अभी तक यानी कि हम बता रहे हैं आपको टीआरई 3 तक का जो प्रोसेस रहा है वही बेस पे ये हम बता रहे हैं। टीआरई 4 में कुछ भी अगर के चेंजेज होता है, जैसे कि प्री और मेंस का बात चल रहा है, अगर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, अगर के वो होता है तो उसके बारे में अलग से हम जानकारी देंगे। फिलहाल में जो इसका प्रक्रिया है, आपको 2 फेज से गुजरना होता है। पहला आपका एक रिटन एग्जाम होगा और दूसरा डायरेक्ट रूप से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और भी कोई भी लाम लिफाफ नहीं है इस नौकरी में। सबसे आसान और सबसे शॉर्टकट कोई तरीका है कोई नौकरी लेने का ना, तो वो बिहार में शिक्षक का 1 to 5 बनना है, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 परीक्षा देना है डायरेक्टली रूप से। ऐसे में अगर देखिएगा सीटेट वगैरह आप एग्जाम दिए रहते हैं या और भी चीज़ें वहाँ पे किए रहते हैं, तो उसका हम बातें यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। एग्जाम पैटर्न में आपसे 150 सवाल पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय आपको मिलता है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आप लोग याद रखिएगा। आप चाहिएगा तो 150 में 150 सवाल वहाँ पे आप अपने OMR शीट में उसको फिल करके आइए, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 फेज में होता है, जैसे कि मैंने बताया 150 सवाल को 2 फेज में आप यहाँ पे बांटिए। एक होगा 30 नंबर का और दूसरा पार्ट होगा 120 नंबर का। ये 30 नंबर का जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें 9 नंबर लाना यहाँ पे जरूरी होगा। अगर के इस 30 नंबर में 9 नंबर लेकर नहीं आते हैं तो आप परीक्षा में यहाँ पे फेल घोषित हो जाइएगा। वही अगर के देखिएगा यहाँ पे 30 नंबर में 2 क्राइटेरिया में होगा, जिसमें 8 सवाल जो होगा इंग्लिश के होगा और बाकी सवाल जो हिंदी, उर्दू या बंगाली जिस भी विषय में आप एलिजिबल होंगे उससे सवाल पूछा जाएगा। इसमें 9 नंबर लाना यानी कि 30% नंबर लाना इसमें अनिवार्य होता है, याद रखिएगा। अब जो आपका मार्क्स बनेगा यानी कि जो आपका मेरिट बनेगा जिससे आपका नौकरी मिलेगा, वो 120 नंबर से मिलेगा। 120 नंबर में जितना मार्क्स लेकर आप आइएगा उसके अनुसार आपको यहाँ पे नौकरी मिलेगा। इसमें अच्छा खासा कटअप जाता है। अगर के आप लोग 70-75 नंबर आपके आ रहे हैं या इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप एक सेफ साइड में वहाँ पे चल सकते हैं। लेकिन तैयारी आपको बेहतर करना होगा क्योंकि इस बार भीड़ ज़्यादा होगा,
ठीक है, इसीलिए आप लोगों को तैयारी ठीक करना होगा। अब देखिए हम देख लेते हैं कि 120 नंबर में सवाल कहाँ-कहाँ से पूछा जाता है। 120 नंबर में अगर के देखिएगा तो सवाल जो आपका पूछा जाएगा वो सारा सवाल लगभग एससीईआरटी और एनसीईआरटी से आपसे सवाल पूछा जाता है, जिसमें जो शामिल होता है मैथ होता है, जनरल मैथ होता है, ज़्यादा हार्ड लेवल का मैथ नहीं होगा, रीजनिंग, जनरल साइंस और सोशल साइंस, आईएनएम जिसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ज्योग्राफी, ईवीएस और करंट अफेयर, इससे सवाल पूछा जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि टीआरई 3 के अंतर्गत में जो सवाल था वो कैसे सवाल पूछा गया था टीआरई 3 के अंतर्गत में। तो टीआरई 3 के अंतर्गत में देखिएगा तो जो आपका ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हम तो बताए ही हैं को 30 सवाल पूछा जाता है, ये क्वालिफाइंग होता है, ये तो हटा दीजिए। अब देखिए हिस्ट्री और आईएनएम से मिलाकर 20 सवाल पूछा गया था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। अगर कि यही देखिएगा ना तो 18 टर्न 36 18 54 और 2 58 50% क्राइटेरिया इसी से सवाल पूछा जाता है। किससे? हिस्ट्री और आईएनएम से, ज्योग्राफी से और यहाँ पे करंट अफेयर से सवाल यहाँ पे 50% सवाल पूछा जाता है और बाकी 50% अलग से सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। यानी कि ज्योग्राफी से भी भर भर के 18 सवाल लास्ट टाइम टीआरई 3 के अंतर्गत में जब एग्जाम हुआ था, हम बच्चों को पढ़ाए थे तो बताए थे कि उस समय इतना सवाल पूछा जाएगा और जो पूछा गया था वहाँ पे। तो यानी कि अगर देखिएगा ना कोर सब्जेक्ट अगर के आप हमसे पूछिएगा तो क्या करना होगा। पहला हो गया आईएनएम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा हो गया ज्योग्राफी और तीसरा हो गया करंट अफेयर। अगर के इसमें और एक साइंस केवल इंक्लूड कर लेते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता, केवल इतना ही कर लेते हैं तो इससे समझिए कि 70 to 80% सवाल यहीं से पूछा जाएगा आपका। अब है देखिए मैथमेटिक्स से यहाँ पे 16 सवाल, रीजनिंग से 16 सवाल। अब देखिए मैथ और रीजनिंग मिलाकर यहाँ पे 32 सवाल आपसे पूछ रहा है। वही अगर के नीचे में आते हैं जनरल साइंस के अंतर्गत में तो जनरल साइंस से भी 16 सवाल है और पॉलिटी से भी सब 16 सवाल है। तो कहने का मतलब है कि जो सवाल पूछा गया था इसमें लगभग से सेक्शन से 15 से 18 सवाल यहाँ पे पूछा गया था, 15 से 18 सवाल। तो अगर के आपको ये सोचते होंगे किसी एक सेक्शन को हम छोड़ दें और वहाँ पे सिलेक्शन ले लें तो थोड़ा सा ये मुश्किल है। आपको हर एक सेक्शन को अच्छे तरीक़ा से देखना होगा। अभी तो आपके पास अच्छा खासा समय है। अगर के आप लोग में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम में अभी थोड़ा सा आपको डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन में आपको कम से कम 1 मंथ का समय मिलेगा ये अप्लाई करने के लिए। अब उसके बाद कम से कम आयोग को भी 3 मंथ चाहिए वहाँ पे एग्ज़ाम कैसे होगा, कहाँ पे होगा, ये सारा कुछ व्यवस्था करने के लिए। तो आपका एग्ज़ाम हो सकता है 3 से 4 मंथ का डिले देखने को मिल सकता है। वही अगर के प्री एग्ज़ाम देखें तो नवंबर के आसपास या दिसंबर के आसपास अगर के होना होगा तो हो जाएगा। तो अभी आपके पास सफिशिएंट समय है। जो भी हम आपको ये बताए हैं सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करना है, ये सब कुछ अच्छे से इसको कवर कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ जाइएगा। हम उसमें इस सारे चैप्टर को कैसे तैयारी करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कब कैसे पढ़ना है, सब कुछ हम डिटेल में वहाँ पे बता देंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। बाकी फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम वहाँ पे आपका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।